समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। बहुत दिनों से मैंने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी जो मैंने इस प्रकार से कहा कि यह विशेषतः नास्तिकों के लिए है। इस श्रृंखला को प्रारंभ करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि आज की युवा पीढ़ी, यंगस्टर्स, उस यंगस्टर्स में आप अपर लिमिट 45 या 50 भी रख सकते हैं या 40 तक भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उस इंडिविजुअल का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। पर कोई भी ऐसा इंसान जो अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट कहता हो, सुपर डुपर इंटेलिजेंट कहता हो, और वो किसी कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, उसके माइंड की कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं। वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वो इंसान प्रॉब्लम्स तो हैंडल कर लेता है, लेकिन क्या वो खुद को हैंडल करना जानता है ठीक से? क्या वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करते करते कहीं खुद तो परेशान नहीं हो जाता? तो मेरा इस श्रृंखला को शुरू करने का मकसद केवल इतना था कि ऐसा न समझें कि ये जो ज्ञान जो भगवद गीता में है, जो वेदों उपनिषदों में है, वो ज्ञान केवल पहली पीढ़ी के लिए था, उससे पहली पीढ़ी के लिए था, उससे पहली पीढ़ी के लिए था, और आज की डेट में ये ज्ञान इररेलेवेंट है जस्ट बिकॉज वी आर मॉडर्न, वी आर एजुकेटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। No. Human working, the nature of human brain, it is exactly the same as it used to be earlier. इस मनुष्य की बुद्धि का भी एक स्वभाव है। बुद्धि का स्वभाव कहाँ से तय होता है? कि आपको पता है लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। आजकल आप उसे इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट इन दो नामों से जानते हैं। तो हर एक इंसान में कुछ तो उसका IQ है और कुछ उसका SQ है। आजकल तो और भी कई क्यू निकल आए हैं, सोशल कोशेंट और न जाने कौन कौन से कोशेंट। तो बुद्धि जितने प्रकार के काम कर सकती है, मुख्यतः मेनली ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts only, where the ability of the brain can be determined, can be categorized as one is which is having rational ability, the ability to rationalize things, लोगों किसी भी चीज को तर्क के आधार पर तोलकर उसको परखना। और दूसरा है क्रिएटिव एबिलिटी, और उसी के साथ ही जुड़ी हैं भावनाएं। तो अपनी इस बुद्धि को बैलेंस कैसे किया जाए, इसको मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकें, उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो साइंस है, उसी को आजकल के लैंग्वेज में आप लोग माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। और माइंड मैनेजमेंट के गुरुज आपकी MNCs की वर्कशॉप में आपको आकर ये पता कर जाते हैं कि आप अपने माइंड को किस प्रकार से मैनेज करें, क्योंकि माइंड इज द मोस्ट प्रेशियस एसेट दैट यू हैव, और उसी माइंड से आपको सारे काम लेने हैं। फिर भले ही वो आपकी कंपनी के लिए हो, आपकी फैमिली के लिए हो, इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली इट्स फॉर यू, फॉर योर लाइफ, आपके स्वयं के लिए हैं। तो कोई भी वो इंसान जिसने भले ही कितने
कितनी फॉर्मल एजुकेशन ले ली हो, कितने स्किल्स सीख लिए हों, उसको जब तक स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता वो आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आगे ना बढ़ना चाहता हो, जो प्रोग्रेस ना करना चाहता हो। क्योंकि अगर ये अर्ज अंदर से ख़त्म हो जाएगी, ये फीलिंग ख़त्म हो जाएगी कि हमें आगे बढ़ना है, तो कोई मोटिव नहीं रह जाएगा। कोई काम क्यों करे? इसके लिए कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। कैसे मोटिवेटेड हो, क्यों करें ये काम? बुद्धि तो है मगर क्यों करें? तो कंपनी क्या मोटिवेशन देती है? आपको मोटा मोटा सा सैलरी का पैकेज देती है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि ये सब मैनेज करूँगा, मैं इतना कुछ मैनेज करूँगा, इसके बदले में मुझे इतना पैसा मिलेगा। फिर वो पैसा इंडियन रुपीज़ में हो, यूएस डॉलर्स में हो, पाउंड्स में हो, किसी कंट्री की किसी करेंसी में हो, वो आपका मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जिसमें आप अपने माइंड को वहाँ तक एक्सप्लोर करते हो। ह्यूमन नेचर इज टू एक्सप्लोर वन सेल्फ। इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसे खुद ही नहीं पता मेरे अंदर कितनी एबिलिटीज हैं। कोई सही इंसान जिसने आपकी एबिलिटीज को पहचान लिया और आपको मोटिवेट कर दिया और आपको नेसेसरी इंसेंटिव दे दिया, तो आप वो कर जाते हैं जिसकी कल्पना आपने खुद स्वयं नहीं की होती कि मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं। तो आपका वो जो हिडन टैलेंट, आपकी हिडन एबिलिटी, जो अब तक आपको खुद को भी नहीं पता थी, वो बाहर आ जाती है उस मोटिवेशन के कारण और किसी के द्वारा दिए हुए इंसेंटिव के कारण। तो माइंड मैनेजमेंट की जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने खुद के अंदर की क्षमताओं को बिना किसी की मोटिवेशन के भी मैक्सिमम आप बाहर ला सकें। बिना किसी बाहरी इंसेंटिव के भी आप खुद ही अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर सकें। अगर ये हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि अगर बाहर से कौन आपको मोटिवेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर लक। आपको मिल भी सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता। अगर मिल गया राइट टाइम पे, अगर आपको राइट काइंड ऑफ पर्सन ऐसा मिल गया, इंसान जिसने आपको मोटिवेट भी कर दिया और आपकी एबिलिटी को पहचान लिया और आपको मोटिवेट, आपको इंसेंटिव देके कर दिया, आपको इंसेंटिव का ऑफर दे दिया, तो बात बन गई, आप उस पे लग गए। दूसरी बात ये होती है कि मे बी यू डोंट गेट, यू आर नॉट दैट लकी कि आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई मिले जिसमें आपको प्रॉपर ना तो मोटिवेट करने वाला मिल रहा है, ना कोई आपके हिडन टैलेंट को पहचानने वाला मिल रहा है, और आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये मेरे में टैलेंट तो बहुत है मगर कोई पहचानता क्यों नहीं। एक तो वो सिचुएशन है जहां इंसान को खुद भी नहीं पता मेरे अंदर कितना टैलेंट है, और उसको कोई ऐसा मिल जाता है जो उसके टैलेंट को पहचान लेता है और उसको इंसेंटिव देता है। दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जहां इंसान खुद जानता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। अब ये उसकी नोशन फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, और ट्रू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज छिपी हैं। तो जहां इंसान खुद ये महसूस करता है कि मेरे में तो इतना सारा टैलेंट है, लेकिन क्योंकि मैं इसका ठीक यूज क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों नहीं कैसे करूं, वो उसे समझ नहीं आता।
क्योंकि उसके पास अपने ही टैलेंट को बाहर लाने के लिए नेसेसरी फैसिलिटीज नहीं है। कुछ बेसिक फैसिलिटीज उसे चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब तक कोई और उसको इंसेंटिव ना दे वो अपने हिडन टैलेंट को बाहर नहीं ला सकता है। तो मेनली ब्रॉडली दो डिफरेंस तो वहीं पे आ जाते हैं। एक कैटेगरी उन लोगों की आज के सिनेरियो के हिसाब से, एक कैटेगरी उन लोगों की दोज हु ऑप्ट फॉर जॉब्स, क्योंकि जॉब में आपको किसी दूसरे ने इंसेंटिव दिया, किसी दूसरे ने मोटिवेट किया इंसेंटिव देके कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, वो सैलरी आपके लिए इंसेंटिव है। और अब आपको चाहे दूसरे देश में रहना पड़े जहां आपको उन लोगों की भाषा भी नहीं आती, आपका कल्चर भी डिफरेंट है, फिर भी आप उस इंसेंटिव के कारण अपना देश छोड़कर किसी और देश में भी आप काम करने चले जाते हैं, क्योंकि आपको जो इंसेंटिव वहाँ मिल रहा है वो आपके हिडन टैलेंट को निकालेगा, और उससे आपको सिर्फ ये नहीं कि वो पैसा मिलेगा, आपको वो सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ आप अपने स्वयं को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ख़ुद को एक्सप्लोर करना ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि अगर इंसान में ये क्वालिटी नहीं होती तो आज तक जितना विकास मनुष्य ने किया है वो नहीं कर पाता। फिर दूसरी बात आती है, दूसरी कैटेगरी आती है जिन्हें आप कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। नौकरी करने वालों के कंपैरिजन में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बाहरी मोटिवेशन से ज़्यादा अपने अंदर की सेल्फ मोटिवेशन में वो बिलीव करते हैं। दे आर कंपैरेटिवली सेल्फ मोटिवेटेड। या हो सकता है उन्हीं के किसी क्लोज रिलेशन में, फैमिली में, जैसे अगर कोई लड़का है, हस्बैंड है, तो मे बी उसकी वाइफ ही उसके लिए वो मोटिवेशनल फैक्टर है, क्योंकि उसकी वाइफ उसमें बहुत बिलीव करती है कि यस यू कैन डू इट, यस यू हैव दैट पोटेंशियल। तो बाहर कोई और उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें परिवार में ही कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला मिल गया जिनके गोल्स भी कॉमन है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं तो अब उनके कॉमन गोल्स हैं कि अगर एंटरप्रेनर बन के पैसा कमाएंगे तो काम तो दोनों के ही आएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों के काम आएगा। तो हैविंग पीपल हैविंग कॉमन गोल्स, और उन्हीं में ही एक ने दूसरे को मोटिवेट कर दिया तो वो दूसरा लग जाता है अपना पूरा टैलेंट बाहर निकालने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए रिस्क लेने की एबिलिटी उसमें आ जाती है, जो कि एक नौकरी करने वाले में केवल उतनी ही आती है कि अगर मुझे ये अभी मेरा इतना पैकेज है, उससे आगे मुझे इतना मिल रहा है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। वो अपना रिस्क फैक्टर उतना लेके चलता है जो उसको लगता है कि इट इज़ हैंडलेबल। लेकिन एंटरप्रेनर बनने वाला, उसे नहीं पता रिस्क कहाँ से आएगा और कितना आएगा, तो उसको इंडिपेंडेंटली अपना रिस्क फैक्टर इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है। जबकि नौकरी वाला ईजिली उसको दिख रहा है कि ये पहले मैंने इतने की जॉब छोड़ रहा हूँ तो अब इतने की जॉब मिलेगी, तो रिस्क फैक्टर इतना है, तो रिस्क कम लेता है नौकरी वाला, और एंटरप्रेनर उसके कंपैरिजन में रिस्क ज़्यादा लेता है, और वो ज़्यादा रिस्क उसको पे भी करता है लेटर ऑन। क्योंकि अब इस रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एनालाइज करें तो ये किसी बाहरी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये खुद अपनी एबिलिटी को पहचान के और खुद ही रिस्क भी इवैल्यूएट कर रहा था।
तो ये कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट है, एक जॉब वाला डिपेंडेंट है और एंटरप्रेनर इंडिपेंडेंट है। इसके डिसीजन इसके खुद पर डिपेंड कर रहे हैं, एंटरप्रेनर के डिसीजन। और कोई भी जॉब वाला, भले ही वो किसी कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, उसके डिसीजन, सबसे पहला डिसीजन तो इस पे डिपेंड करा कि मैं इतनी सैलरी पर काम करूंगा। जब उसने इस पर एग्री कर लिया तो उसके बाद अब उसे क्या क्या करना है ये तो डिसाइड कंपनी करेगी। तो अब उसको काम कंपनी के वेलफेयर के लिए करना है, तो उसका सारा जो गाइडेंस उसको मिली हुई है, उसके जो गोल्स हैं वो प्री डिसाइडेड है, और एंटरप्रेनर को अपने गोल्स भी खुद बनाने हैं। तो बेसिक डिफरेंस किस में आया? डिपेंडेंट होने में। अब जॉब वाला भले ही कितना अच्छा पैकेज भी उसको मिल रहा है, वो सैलरी के लिए भी डिपेंडेंट है नौकरी पे, बट श्योर है, सिक्योरिटी है। मगर जो एंटरप्रेनर है वो डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंडेंट अगर है तो केवल अपने टैलेंट पर या अपने खुद में बिलीव इन हिमसेल्फ, कि ठीक है ये मैंने सोच लिया है, समझ लिया है, और मुझे इतना इन्वेस्ट करने पर इतना रिटर्न आएगा, नहीं आएगा तो मुझे कब तक बियर करना है और कब तक इसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। तो वो पूरा का पूरा रिलाई कर रहा है अपने ब्रेन पे और अपने कॉन्फिडेंस पे। जबकि यहाँ पर रिस्क कुछ हद तक कंपनी का है। कंपनी ने एक एबिलिटी देख के हायर कर लिया। अब वो इंसान जितना कंपनी ने सोचा था उससे बेटर भी परफॉर्म कर सकता है और उससे कम भी परफॉर्म कर सकता है। अगर वो बेटर परफॉर्म करता है तो कंपनी उसको फिर नेक्स्ट ऑफर दे देती है कि आप इससे हायर पोस्ट लीजिए और इससे भी ज़्यादा सैलरी लीजिए। और अगर कम परफॉर्म करता है तो कंपनी के पास उसको फायर करने का ऑप्शन है। फायर करो या क्विट कर लो, पोलाइटली बोल देते हैं कि ठीक है जी, आप यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो बेटर यू रिजाइन। बट द मेन डिफरेंस इज कि अपनी एबिलिटीज को इस नौकरी वाले ने, इसकी एबिलिटीज को किसी और ने पहचाना और उसको अकॉर्डिंगली इंसेंटिव दिया। और एंटरप्रेनर ने अपनी एबिलिटीज को खुद पहचाना और उसने कहा ठीक है, इंसेंटिव तो मेरा इंसेंटिव ये है कि मुझे खुद काम करने की आज़ादी मिल रही है। रिटर्न में मनी कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। वो अपनी आज़ादी को, अपनी इंडिपेंडेंस को सबसे बड़ा इंसेंटिव मान रहा है एंटरप्रेनर। तो अपनी एबिलिटीज को पहचानना पॉसिबल कब होता है? व्हेन यू नो योर माइंड, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ माइंड गेम। वेदर यू आर डूइंग अ जॉब और अ बिजनेस, स्मॉल और बिग। तो बात तो अपनी ही क्षमताओं को, अपनी ही इस बुद्धि को जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, जिसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज छिपी हुई हैं, उनको पहचान के बाहर निकालने की बात है। और इसमें इंसान कोई ऐसा नहीं होता कि वो कभी परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक मजदूर और एक कंपनी के सीईओ में तुलना करें तो फिजिकल लेबर एक मजदूर ज़्यादा करता है। कंपनी में जितने लोअर लेवल के लोग होते हैं, फिजिकल लेबर वो ज़्यादा करते हैं। जितना हायरार्की में कोई हायर पोस्ट पे जाता है, उसका फिजिकल वर्क कम और मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। और उस ज़्यादा मेंटल वर्क के साथ उसको ये पावर दी जाती है कि आप दूसरों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं।
तो उसका मेंटल वर्क वो तब कर पाता है जब उसे अपने माइंड का पता है। वो दूसरों के माइंड को तब मैनेज कर सकता है जब वो अपने माइंड को मैनेज करना जानता है। इसीलिए कंपनीज में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मैनेजमेंट कंपनी की बाद में करिएगा, पहले ट्राई टू लर्न माइंड मैनेजमेंट। आप अपने माइंड को मैनेज करना सीखिए, और जब आप अपने माइंड को जितना बेटर मैनेज करना सीख लेंगे उतना ही बेटर आप काम अपने माइंड से ले सकते हैं। और फिर आप इतने एबल हो जाते हैं कि आप अपने आप को मैनेज करना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाता। क्योंकि माइंड को मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक कब बनता है? जब माइंड काम करना बंद हो जाए, माइंड में गड़बड़ी आ जाए। और वो गड़बड़ी कब आती है? जब माइंड स्ट्रेस में आ जाता है। और यदि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लिया, उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, तो आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि कंपनी का सीईओ हो या एक देश का प्रधानमंत्री हो, होता तो इंसान है। एक घर में रहने वाली ऐसी महिला जो सिर्फ हाउसवाइफ है, नौकरी भी नहीं करती, केवल खाना पकाती है, और खाना भी नहीं पकाती जी, घर में नौकर भी हैं, वो भी स्ट्रेस में आ जाती है अगर उसको अपना माइंड मैनेज करना नहीं आता। और एक व्यक्ति, वो भी इंसान है, और वो प्रधानमंत्री होकर भी, जिसको कि इतने बड़े बड़े फैसले करने हैं, कभी दुश्मन देश हमला कर रहा है, कभी अपने देश में अर्थव्यवस्था गिर रही है, कभी बीमारी आ गई है, न जाने कितनी प्रकार की, अनेकों प्रकार की समस्याएं, और वह प्रधानमंत्री भी एक इंसान है, और इतने सारे प्रेशर को वह इंसान उस घर में रहने वाली महिला की अपेक्षा भी आसानी से झेल लेता है। क्योंकि उसने सीख लिया कि उस स्ट्रेस को, उस दबाव को मैनेज कैसे करें, और दबाव के रहते हुए भी माइंड को बैलेंस्ड रख के उसमें से मैक्सिमम एबिलिटी को कैसे यूज करें। तो ये जो विद्या है, ये ऐसा नहीं है कि आजकल के मॉडर्न गुरुओं ने माइंड मैनेजमेंट कहीं से नया कोर्स बनाया। वो कोर्स उन्होंने रीडिज़ाइन ज़रूर किया है, मगर जो असली टेक्निक है, वो टेक्निक वेदों, उपनिषदों और सबसे अधिक अच्छी तरह से भगवत गीता में एक्सप्लेन की हुई है। और कोई भी आजकल का इंसान जो अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न क्यों ना कहता हो, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसे भी माइंड मैनेजमेंट की